नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी है। आज 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस चरण में राज्य की कई हाई प्रोफाइल हस्तियां मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वहीं वोटिंग के दौरान लगातार हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं और इसी दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प भी हुई। वहीं कथित तौर पर कूच बिहार में सीआरपीएफ के जवानों की ओपन फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने ओपन फायरिंग की और इस घटना में मारे गए सभी लोग टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और ऐसा आरोप है कि स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ जवानों की राइफलें भी छीनने की कोशिश की है। और इससे पहले बंगाल के कूच बिहार जिले में एक मतदान केंद्र के बाहर अज्ञात लोगों ने पहली बार वोट डालने आए एक युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी। और कूच बिहार में घटी घटना के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने फिलहाल पोलिंग स्टेशन 125 पर चुनाव स्थगित कर दिया है और केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह फैसला स्पेशल ऑब्जर्वर की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस हिंसा को दुखद बताया और इसमें मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और निर्वाचन आयोग से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी की गई है। पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के पक्ष में जनसमर्थन देखकर के वो बौखला गई। और वहीं इस घटना पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह कहा कि सीआरपीएफ ने आज कूच बिहार में 4 लोगों की गोली मारकर के हत्या की है। सुबह एक और मौत हुई थी। सीआरपीएफ मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन गृह मंत्री के निर्देश पर एक साजिश चल रही है और आज की घटना एक सबूत है। आप इतने अमानवीय कैसे हो सकते हैं? अमित शाह अपनी एजेंसी को वोटरों को डराने, ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने और मतदाताओं को डराने का निर्देश क्यों देंगे? और उन्हें मारने के बाद वो आत्मरक्षा का दावा कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो हो रहा है मेरे ऊपर जो हुआ है, मैं तो सबको आवेदन करूंगी कि सब लोग आए, ये संतरास को रोकने के लिए सब वोट दीजिए। इस टाइम में तृणमूल को हटाइए इधर से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए ये मतदान का दिन आज और काफी अहम ये दिन, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके की तस्वीरें ये सामने आई हैं, वहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच जब झड़प हुई तो सीआरपीएफ को फायरिंग तक करनी पड़ी और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन इस फायरिंग के बाद 4 लोगों की मौत के बाद अब राजनीति वहां पर चरम पर है। पीएस पांडे टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे। पीएस पांडे जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी पीएस पांडे जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अब तक चुनाव चल रहा था, छुटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं सामने आना, अब फायरिंग करनी पड़ रही है केंद्रीय सुरक्षा बलों को और उसमें लोगों की मौत हो रही है। किस ओर जा रहा है चुनाव? सर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, और उसमें जो है इस प्रकार की हिंसा होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की का चुनाव हो। और इस चीज को हम व्यक्तिगत तौर पर और अपनी पार्टी की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह की चीजें कतई समाज में नहीं होना चाहिए। और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। राकेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। राकेश जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, क्या चल रहा है बंगाल में? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, किसी भी तरीके की कोई परेशानी वोटर्स को नहीं होगी, आश्वासन दिए जा रहे थे, लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं कि सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ रही है, 4 लोगों की मौत हो जाती है। निश्चित रूप से ये बंगाल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र में इस तरह की गुंजाइशें नहीं होनी चाहिए। आपसी भाईचारा के बीच में चुनाव लड़ने और लड़ाने की प्रक्रिया भी है और हर जगह चुनाव होता भी है, लेकिन विगत दिनों में बंगाल चुनाव में हम लोग देखने को मिल रहा है कि हमारे दल के जो भी शीर्ष नेता जा रहे हैं, चाहे वो शहनवाज हुसैन जी का भी घटना आप हाल के दिनों में देखे होंगे कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। बहुत जगह
टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके कारण हम लोगों को मतलब हर जगह रोका जा रहा है। तो ये इस तरह की घटना जो है बहुत ही बाधित करने वाली है और चिंतन का विषय है, क्योंकि हर कार्यकर्ताओं का अधिकार है लोकतंत्र में कि अपने दल के, अपने पार्टी के बात बीच में, जनता के बीच में, जनमानस के अंदर डोर टू डोर जाकर रखें। उसमें टीएमसी को भी अपनी बातें रखनी चाहिए। 10 साल के शासन और उस शासन में जो भी उन्होंने विकास किया, उस विकास की धारा को लेकर जाना चाहिए। हम लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है लोकतंत्र में, उनको भी लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो अपनी बातें रखें, हम अपनी बातें रखें, लेकिन हर तरह से, जैसे आज लॉकेट चक्रवर्ती जी के काफिलों पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी के शीशे को तोड़ा गया, तो निश्चित रूप से ये बताता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी की सरकार वहां जा रही है और जनता भाजपा की ओर आ रही है और भाजपा को बहुमत देने के लिए बूथों पे पहुंच रही है। उस कारण से बौखलाई हुई है। मैं ये नहीं मानता हूं कि हर कार्यकर्ता टीएमसी का इस तरह का ही रवैया रखने वाला व्यक्ति होगा, बट बहुत सारे ऐसे जगह पे है जहां हम लोगों के भी कार्यक्रमों में पत्थरबाजी की गई। हम लोग खुद बंगाल में थे तो हम लोगों को भी देखने को मिला कि बहुत जगह टीएमसी के बैनर के तहत, झंडे के तहत लाठी डंडों से पीटने का प्रयास किया गया। ये निश्चित रूप से किसी भी दल के किसी भी लोगों के साथ हो, यदि टीएमसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए और इस तरह की घटना घटे, बिहार में घटे, झारखंड में घटे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में आप भी लड़िए, हम भी लड़े और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा जाए, ये इसकी एक मानक होनी चाहिए। और निश्चित रूप से आज चुनाव आयोग जो है वो बहुत ही चिंतन का विषय होगा, बाकी चरणों का चुनाव किस तरह से कराया जाए। और ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी, ये तो बिल्कुल ही लोकतंत्र के ऊपर करारा तमाचा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस चीजों को समझना चाहिए और टीएमसी पार्टी जो वहाँ सरकार में है, सत्ता में है, सत्ता की केंद्र बिंदु है, मुझे लगता है जनता किसी न किसी कारण से जनता ने नकारने का काम किया है। उसका बौखलाहट का परिचय है कि आज जहां भी इस तरह की घटना घट रही है, आज जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहीं भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उनकी कार्यक्रमों को रोका जा रहा है वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा, वहां के पुलिस महकमों के द्वारा, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज पीएस पांडे जी, क्या यही वजह है कि चुनाव में जो है हार दिखाई दे रही है और इसीलिए कार्यकर्ताओं में बौखलाहट है और इसीलिए जब टीएमसी के कार्यकर्ता कोई हमला करते हैं तो तब जाकर के इस तरीके की कार्रवाई जो है वो करनी पड़ रही है सुरक्षा बलों को? पीएस पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क कट गया है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राकेश जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कि वो जब उनके पक्ष में, मतलब आपके पक्ष में जब वोट नहीं हो रहा है तो अमित शाह सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान जो है वो दुश्मन नहीं है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के हिसाब से उनको गोलियां चलानी पड़ी हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार के एसपी गृह मंत्री कभी भी इस तरह की आदेश और इस तरह का दिशा निर्देश देने का काम नहीं करते हैं। और जहां लोकतंत्र में आप वहां के दिन दहाड़े वहां के टीएमसी के गुंडा यदि आपके हथियारों को छीनने का काम करेंगे, आपके बूथ को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे, सीआईएसएफ का जवानों का हथियारों को छीनने के लिए धावा बोलेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने प्राणों की आहुति तो देने गए नहीं है। अपने प्राण को बचाने के लिए, बूथ की रक्षा करने के लिए, बूथ बहादुर बनने के लिए वो जरूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। उस जवाबी कार्रवाई का नतीजा है कि आज जो भी घटना घटी है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग उस शोकाकुल परिवार को, उनके आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम प्रार्थना करें। पीएस पांडे जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएस पांडे जी, जिस तरीके से राकेश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हार दिखाई दे रही है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और इसीलिए वो बौखलाहट में इस तरीके की उकसाहट वाली कार्रवाई कर रहे हैं और सुरक्षा बलों के जो जवान वहां पर खड़े हुए हैं उनके हथियार भी छीनने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके की कार्रवाई की गई। स्वामी जी, ये बीजेपी के लोग क्या क्या बोलते हैं और कैसे सारी चीजें, तो ये लोग अधूरी बोलते हैं और कभी भी पूरी मुट्ठी तो ये खोलने के आदी होते ही नहीं। आप खोल दीजिए सर। जैसे हम बता रहे हैं, पहला चीज तो अभी खोल दे रहे हैं सर। एक स्टैटिस्टिक्स जो है पहुंचे हैं प्रशांत किशोर जी हमारे टीएमसी को, वो देख रहे हैं, उनका चुनाव संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके पूरे ऑडियो वीडियो टेप को ये नहीं दिखाएंगे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और नमाजी में रबर नहक में हवाएं वाला जो आधा शायरी बोलते हैं, उसी तरीके से वहाँ पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण में प्रशांत किशोर का वीडियो जो है वायरल किया जा रहा है। और जब वो उनका जो अंतिम वाला पोर्शन है
उसको हटा दिया जा रहा है। जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये डबल डिजिट बीजेपी प्राप्त नहीं करेगी। ये बात जरूर है कि लोकप्रिय नेता तो हम भी मानते हैं कि लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और ये माननीय मोदी जी हैं, लेकिन वहाँ पर विधानसभा का सर चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की लड़ाई एक मुख्यमंत्री से नहीं है। ये वहाँ पर जो अभी हमारे आज ही का भाषण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि दीदी को अपने काम का हिसाब देना चाहिए। सर ये बताइए हिसाब कैसे दिया जाता है? लिख करके तो दे रही हैं, रिपोर्ट कार्ड तो घर घर पहुंचा रही हैं। अब कैसे रिपोर्ट? ये लोग केवल हवा बनाते हैं। वो कहेंगे कि लेकिन पीएस पांडे जी सवाल यही बन रहा है ना कि अगर आप अपना रिपोर्ट कार्ड पहुंचा रहे हैं तो लोगों को एक ये मैसेज जा रहा है कि सुरक्षा बलों से हथियार छीनने का ये रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं आप, इसलिए इस तरीके की उकसाहट वाली कार्रवाई सुरक्षा बलों पर भी हमला किया जा रहा है। और अगर उनको आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने पड़ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के निर्देश पर काम कर रहे हैं। सर वो जो है ये कैसे कहा जा सकता है जब टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पर ये दिखाई दिए होते कि नहीं वो मार रहे हैं, जिनका अभी लाकेट चटर्जी जी का असर आज का बयान आप देख लीजिए, उनका साफ साफ इंगित हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ पर जो है मतलब वो टेक इट ग्रांटेड मान के चल रही है कि जहाँ हमारा हिंदू वोट है वो उनका हो गया और जहाँ मुसलमान वोट है वो जो है टीएमसी का हो गया। ये ऐसे लोग हैं, ये मतलब क्या कराएंगे इस चुनाव में? अभी आज चौथे चरण के चुनाव में गोली बारूद बंदूकें चल रही हैं, वहाँ बम विस्फोट भी करवाएंगे, अंत में आते आते पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। जैसे जैसे और आज भी सर हम आपके चैनल से आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है उस चीज को पूरा ये दिखाएं, इनके में साहस है तो। और उन्होंने भी कहा है कि अगर साहस है तो पूरा बीजेपी दिखाए इसको। और ये डबल डिजिट पर क्रॉस नहीं कर रहे हैं ये लोग, हमको कह रहे हैं कि हम बौखलाए हैं। बौखलाहट में ये लोग हैं कि सारी सेंट्रल फोर्सेज लगी हैं, पूरा कैबिनेट लगा है एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए। सर वो ठीक है, वो एक चुनावी प्रक्रिया है, वो तरीका होना भी चाहिए। कितनी भी कोशिश कर लेंगे जीतने की, जनता के बीच जाने की, लेकिन ये हमला करने वाले कौन हैं? हमला करने वाले लोग कौन हैं? जो भीड़ आती है, हमला करती है किसी भी तरीके से, एक ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है सर? कौन रोक रहा है कि वे कल्प्रिट चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, चाहे वो टीएमसी के ही क्यों ना हो, वो पकड़े जाए पहले, ये पता तो चले कि वो टीएमसी के लोग हैं। बिल्कुल। राकेश जी, आपको क्यों लगता है ऐसा कि जो हमला करने वाली भीड़ होती है वो टीएमसी के ही होते हैं? वो कोई और भी तो हो सकते हैं। राकेश जी, वहाँ की जो सरकार है, ममता जी की जो सरकार है, वो सरकार वहाँ से निश्चित रूप से जनता की नजरों में फेल हो गई है। और वहाँ पे जब खुद ही वहाँ की मुख्यमंत्री ये कहती है कि सुरक्षा बलों को घेरो, उन सुरक्षा बलों को जब आप घेरने जाएंगे, उनके कार्यकर्ता घेरेंगे, तो क्या मतलब वो लोग जब चुनाव कराने गए हैं, लोकतंत्र का काम करने गए हैं, और राष्ट्रीय मानक है कि जब स्टेट में चुनाव होता है तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई है। निश्चित रूप से सेंट्रल फोर्सेज उत्तराखंड में भी लगती है, पंजाब में भी लगती है, हर जगह लगती है। उनका काम है वहाँ चुनाव कराना, लेकिन उनके चुनाव कराने के बीच में आप बाधक के रूप में बनेंगे जब वहाँ की मुखिया ही कहती है कि उनको घेरो। तो और आप लोकल स्तर की जो पुलिस है, वहाँ की प्रशासन, उनको खुली चुनौती आप छूट दे रखी है कि इन लोगों को घेरो और उन लोगों को बाधित करो। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएस पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बंगाल में चुनाव चल रहा है और ये चुनाव अब रक्त रंजित होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये घटना जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे,
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों ने अपने यहां पर तमाम पाबंदियां लागू कर दी हैं। बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना संक्रमित नए मरीजों का आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में आज 1,45,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और वहीं 794 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया। इस बीच नागपुर में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की किल्लत हो गई है और नागपुर में मेडिकल स्टोर के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी लाइनें भी लग गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को 10 नगरीय इलाकों में रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है और इस फैसले के तहत राज्य के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अबूरोड के नगरीय सीमा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके लिए बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शाम 7 बजे बंद हो जाएंगे। उदयपुर में बाजार और प्रतिष्ठान शाम 5 बजे बंद होंगे और इससे पहले नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था और ये 19 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा है कि दिल्ली में 7 से 10 दिन की वैक्सीन बची है और अगर हमें समुचित संख्या में डोज उपलब्ध करवा दी जाए तो आयु सीमा हटा दी जाए, बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए तो हम 2-3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना से बचाव संबंधी नियमों पर सख्ती से पालन करने की उन्होंने अपील की है और ये भी कहा है कि हमने हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर खोलने का फैसला किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में कोरोना पर अधिकारियों के साथ बैठक की और इससे संबंधित जानकारी ली। तेजी से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, एक तरफ इसको स्प्रेड होने से बचाने की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है। नवंबर में लास्ट वेव आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। तो आज मैं पिछले कुछ दिनों से भी रिव्यू ले रहा हूं और आज एलएनजेपी हॉस्पिटल का सारा सिस्टम वापस देखा तो हम वापस जो नवंबर में हमारी तैयारी थी और नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसको डील किया था, उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं। तो अभी हमने एलएनजेपी का मुआयना किया, जो जो चीजें की जरूरत है एलएनजेपी के एमएस ने और डॉक्टर्स ने बताया, उन सारी चीजों को हम पूरा करेंगे और उस तैयारी को दिल्ली के लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है और उसे हॉस्पिटल की जरूरत है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसे अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में व्यवस्था मिले। उनसे मैं चर्चा करूंगा। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक
एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको, इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, लेकिन मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि संक्रमण की बढ़ती दर को रोकना है तो कृपया करके अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ साफ रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कोविड के संक्रमण से बचने का व्यवहार अगर हम करेंगे तो सुरक्षित रहेगा। मुरारी सिंह मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की अब तैयारी सरकार की, क्या कुछ एक्शन प्लान? देखिए, सुबह से ही मुंबई पुलिस जो है कि रातों जो कि रोडों पर फैल गई है, जगह जगह नाकाबंदी की गई है, आने जाने वालों के ऊपर नजर रखी जा रही है, जरूरत है तो ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो वीकली जो है कि लॉकडाउन लगाया है, उसे लेकर के मुंबई पुलिस पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है और इसी का नतीजा है कि मुंबई के तमाम उन इलाकों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद है और जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है और उसमें जो एक कदम उठाए गए हैं उसमें आज जाकर के कहीं न कहीं थोड़ा बंबई के जो आसपास के लोग हैं उनका थोड़ा सहयोग मिला है कि जो लॉकडाउन है वो कहीं न कहीं सफलतापूर्वक सफलता की तरफ जा रहा है। जी मुरारी, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बार बार विपक्ष की तरफ से तंज कसा जा रहा था ठाकरे सरकार पर, लेकिन अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया उसके बाद? देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर तमाम गलत फहमियां थी, लगातार व्यापारी जो है आज अलग अलग इलाके में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, इसे लेकर विपक्ष भी काफी हमलावर था। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही थी उसकी सारी चीजें सामने रखी गई, उसमें एक सुर से कह सकते हैं कि लोगों की राय बनी कि नहीं, इसे वीकली लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि 350-375 के आसपास 24 घंटे में मौत हो रही है, 50 से 60 हजार तक 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव का संख्या हो रहा है। अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 10,000 से ज्यादा केस यहाँ पाए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में सरकार जो निर्णय ली है, कहीं न कहीं विपक्ष उसमें अपना सुर मिलाता हुआ दिख रहा है। हितेंद्र जी मुरारी, इसके अलावा अगर बात की जाए लॉकडाउन में, क्योंकि जिस तरीके से जो जरूरत के सामान होते हैं उनके लिए क्या कुछ छूट दी गई है, क्या कुछ कहा गया इस बारे में? देखिए हितेंद्र, भाजी फल और किराना के जो दुकान है, दूध की जो दुकानें हैं, इन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि उनकी दुकान पर 4 से 5 लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो। अगर लोग ज्यादा आते हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक ग्राउंड में गोला खींचा जाए ताकि लोग 2 फुट की दूरी बना सके। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस हर इलाके में गश्त लगा रही, राउंड लगा रही है, ऐसे में लोग भी जो है उसका पालन करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर जाना चाहते हैं या आपके बच्चे के स्कूल या कॉलेज की किसी समस्या को लेकर आप जाना चाहते हैं तो तमाम स्कूल के सर्टिफिकेट आपको दिखाने होंगे। मेडिकल के लिए आप जा रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। इसके अलावा आप मुंबई की रोडों पर नहीं घूम सकते हैं, 4 से 5 लोग भी एक इलाके में नहीं जमा हो सकते हैं। हितेंद्र जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो उसको लेकर के सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। वहीं बात करेंगे तीसरी खबर की। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर के संघर्षरत किसान संगठनों ने सुबह कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को जाम कर दिया और इस दौरान वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। वहीं 24 घंटे तक जाम रखने का आह्वान किया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी है और कुंडली मानेसर पलवल पर जाम होने के कारण नेशनल हाईवे पर गन्नौर और मुरथल में भी भारी जाम लग गया। भारी वाहनों को रोकने के कारण रास्ता जाम हुआ है और हर बार पर्याप्त इंतजाम का दावा करने वाली पुलिस भारी वाहन रोक नहीं पा रही है और पानीपत और गन्नौर में नाका होने के बावजूद मुरथल तक भारी वाहन पहुंच रहे हैं और केएमपी पर
सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 कंपनी लगाई गई। जाम के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है और किसान संगठनों से कानून व्यवस्था हाथ में ना लेने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को केएमपी की तरफ नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर के धरने पर हैं और कुंडली बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं। बॉर्डर से वाहनों का आवागमन ठप है और किसान रविवार सुबह 8 बजे तक केएमपी जाम रखने का फैसला उन्होंने लिया है। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।